7 सितंबर से शुरू हुए हिमाचल विधानसभा के सत्र में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कल कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया तो आज कांग्रेस का हंगामा सदन में वेल तक पहुंच गया। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही जारी है। सदन में तीसरे दिन भी काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा की मांग पर कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए कांग्रेस विधायक वेल में बैठ गए थे। सीएम जयराम ठाकुर को जवाब के लिए बुलाने पर विपक्ष इस बात पर अड़ गया कि विपक्षी सदस्यों को चर्चा में बोलने का पूरा मौका नहीं दिया गया। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक हुई। वहीं सदन में नारेबाजी पर विपिन परमार ने जोर देकर यह कहा कि आप नारे नहीं कर सकते हैं, अपील भी की थी इसको लेकर। तो आपको बता दें, लगातार हिमाचल का जो विधानसभा सत्र चल रहा है वहां पर लगातार विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं, यानी कि बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं, ना बोलने का मौका दिया जा रहा है सदन में पूरी तरीके से, जो पर्याप्त समय मिलना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और इसके इतर बड़ी बात यह है कि विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि यहां पर हर चीज महंगी है, महंगी दरें हो चुकी हैं, चाहे वह बिजली की बात हो, चाहे महंगाई दर की बात हो। लगातार जो मुद्दे उठाने चाहिए वो मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं। तो सीएम की तरफ से भी ये कहा गया, विपक्ष का रवैया हैरान करने वाला है। चलिए आपको बता दें कि हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता उमेश दत्त जुड़ गए हैं और कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए राजेश धर्माणी जुड़ चुके हैं। उमेश जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि आप बोलने का मौका नहीं दे रहे, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि विधानसभा में माननीय विधानसभा अध्यक्ष कानून के तहत सबको बोलने का मौका मिलता है जी, और सबको बोलने के मौके के साथ विपक्ष अपनी बात रख रहा है और सत्ता पक्ष अपनी बात रख रहा है जी। लेकिन केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए विपक्ष इस तरह का हो हल्ला कर रहा है जिससे जनता का ध्यान उनकी तरफ आए। मुझे लगता है कि मुद्दों से ज्यादा अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने का विपक्ष आज के समय में प्रयास कर रहा है, जो आज के समय में नहीं होना चाहिए। आज जिस परिस्थिति में देश और प्रदेश हमारा गुजर रहा है, जिस तरह से कोरोना महामारी की चपेट में है, मुझे लगता है कि आज सभी को साथ चलकर काम करने की जरूरत है। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में लगातार विकास हो रहा है। कोरोना के इस समय में भी मुख्यमंत्री कई परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, कई विधानसभा क्षेत्रों में अपनी घोषणाएं कर रहे हैं, कई तरह की योजनाओं को चला रहे हैं, कई तरह के रोजगारों को सृजित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा प्रयास मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आपसे सवाल यह है कि आपसे जानना चाहता हूं, हिमाचल की सरकार कोरोना को लेकर कितनी संजीदा है? आप पूरे देश से अगर कंपैरिजन कर लें और विपक्ष जो विधानसभा के अंदर जिस तरह की बात रख रहा है, कांग्रेस शासित प्रदेशों से अगर हिमाचल प्रदेश का कंपैरिजन अगर आप कोरोना के मामले में करें तो हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बहुत सजगता के साथ कोरोना से लड़ रहा है। और आज जिस तरह से एक्टिव केसेस हैं वो इन कंपैरिजन टू अलग अलग जो कांग्रेस शासित रीता धीमान जी की वहां पर प्रवेश का पहले कोरोना टेस्ट हो, मतलब जान जोखिम में डाला, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक ये बात कह गए कि आपके सभी के सभी मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। किसी को लगता है कि किसी के अंदर लक्षण है तो आप सबसे पहले कोरोना टेस्ट करवाइए। आपकी विधायक रीता धीमान जी प्रवेश करके जोखिम में डालने का प्रयास किया, ये संजीदगी है आपकी? ये विषय जो आप उठा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये सब लोग कर रहे हैं, सब लोगों को अपनी जान प्यारी है। लेकिन सर आपके विधायक तो नहीं समझ रहे हैं। इस बीमारी में 90% लोग ऐसे हैं जिनको सिम्टम्स नहीं है, तो ऐसे समय में किसको कैसे ध्यान आएगा कि सिम्टम्स हैं।
तो मुझे लगता है कि ये एक चूक को अगर आप मुद्दा बनाएंगे और उसके ऊपर इस सारे विषय को लेके जाएंगे तो वो आज के उमेश जी, समय बात में मुद्दे की ये नहीं विषय है। नहीं जयराम ठाकुर खुद इसलिए इस मुझे बात को लगता है कहते कि हैं, उन्होंने खुद इस बात को लेकर आग्रह किया है कि आपके अंदर का लक्षण मुख्यमंत्री दिखते हैं, लक्षण लगातार उनको आग्रह दिख कर रहे रहे थे। हैं और मुख्यमंत्री लगातार आग्रह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डिजिटल माध्यम का सहारा लेकर सब लोगों से संपर्क कर रहे हैं और मुझे लगता है कि विधानसभा लगी है और विधानसभा में विधायक अगर अंदर जा रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली वो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं तो मुझे लगता है हुए हैं, तो इसके बारे में आगे आने चलिए, वाले ठीक समय में ठीक उमेश जी, ठीक। करना चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस जी। प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, राजेश धर्माणी जी। राजेश धर्माणी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो कह रही है, आप खुद मुद्दा भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं वक्ता नहीं हूँ जी। मैं एआईसीसी का सचिव हूँ और विधायक रहा हूँ यहाँ से घुमारवीं से दो बार। और जहाँ तक सरकार के कहने की बात है, विपक्ष जी की वो तारीफ नहीं करेगा क्योंकि विपक्ष ने उन मुद्दों को उठाया है जो सरकार को हिट करते हैं, जो सरकार को परेशानी में डालते हैं। लेकिन विपक्ष अपना काम जो है बखूबी कर रहा है। हमारे विधायक दल के नेता अग्निहोत्री जी और उनके साथ तमाम हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी, वैसे कनिष्ठ नहीं होते लेकिन जो कई बार चुनाव जीत चुके हैं और जो नए विधायक आए हैं, सब ने मिलकर जो है वो सरकार की कमियां उजागर की हैं और अपना जो विपक्ष के नाते उनका एक फर्ज बनता है जनता के प्रति जो समस्याएं जनता को आई है उनको सरकार के सामने रखने की, और जहां सरकार फेल हुई है, जिन जिन विषयों पे सरकार जो है कोई कदम नहीं उठा पाई है, उनको अच्छे तरीके से सरकार के सामने रखा है। और जहां तक सरकार की कोरोना महामारी से निपटने की बात है, इसमें तो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो जी, इनकी एक कंफ्यूजन की स्टेट में है। इनको क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अचानक जो है वो लॉकडाउन घोषित किया और उससे करोड़ों लोगों को परेशानी हुई, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। तो इस तरह से अनियोजित जो एक लॉकडाउन में लोगों को परेशानी में डाला, हिमाचल प्रदेश ने तो मोर और लेस जो है जो केंद्र सरकार की नीतियां थी उन्हीं को कट पेस्ट कर किया गया। वो अपनी कोई नीति नहीं बना पाई और केंद्र सरकार की तरफ से भी ऐसी कोई गुंजाइश राज्यों को नहीं रखी गई कि वो अपने स्तर पे जो है लोकल लेवल पे जो है वो इसको निपटने की कोई नीति बना सके। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए केंद्र सरकार भी उतनी ही दोषी है जितना हिमाचल सरकार है, बल्कि केंद्र सरकार को हम ज्यादा दोष देंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश में राजेश जी, बीजेपी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि हम तो लॉकडाउन में भी काम कर रहे हैं जनता के लिए, परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, जनता को सीधे तौर पर फायदा पहुंचा रहे हैं। शिलान्यास करना, लोकार्पण करना कोई काम नहीं है। अगर लोगों को मुसीबत में जब लोग हैं जिनका रोजी रोटी छिन गई, जिनका रोजगार चला गया, आपने उनके लिए क्या किया? जो लोग उस समय भुखमरी का जिन्होंने सामना किया, जिन लोगों को घर जाने की ये व्यवस्था नहीं कर पाई, आपने देखा होगा हजारों लोग सड़कों पर पैदल चल रहे थे। और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा देखने को मिला। जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, चलिए ठीक राजेश जी, आपके इस बातों का कमेंट ले लेते हैं उमेश जी से। उमेश जी ये कह रहे हैं कि आप लॉकडाउन में पूरी तरह से विफल रहा, कई लाखों लोगों की रोजगार चले गए, उनके पास खाने को पैसा नहीं है और परियोजनाओं का शिलान्यास करना, लोकार्पण करना ये कोई काम थोड़े ना होता है। राजेश जी कांग्रेस के नहीं प्रदेश के बड़े वरिष्ठ नेता हैं जी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप पूरे विश्व का अध्ययन करेंगे, पूरे देश का कांग्रेस शासित प्रदेशों तक का भी अध्ययन करेंगे, तो लॉकडाउन समय पर होने के कारण आज देश उस स्थिति में नहीं पहुंचा जिस स्थिति में विदेशों में कई देश पहुंचे। तो लॉकडाउन समय पर हुआ, लॉकडाउन से लोगों को इस सारी महामारी से लड़ने की शक्ति भी मिली, उनको ट्रेनिंग भी मिली और आज उस चीज के ऊपर लोग विचार भी कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। दूसरा विषय जो राजेश जी ने उठाया कि लोगों के बारे में चिंता सरकार ने नहीं की जी, केंद्र सरकार ने लगभग 8 करोड़ लोगों को, पलायन कर रहे लोगों को, अपने घर जा रहे लोगों को भोजन भी उपलब्ध करवाया,
उनको जाने के लिए ट्रेन भी उपलब्ध कराई, उनको बसेस भी उपलब्ध कराई और उनको सुखद यात्रा से उनके घर पहुंचाया। इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा करके देश के सभी वर्गों को एक समान रखते हुए उनको इस सारी संकट की घड़ी से निकालने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जिसमें किसानों को उमेश जी, ये भी तो बता दीजिए कितने मजदूरों की मौत हुई है ट्रेन में सफर करते वक्त। उमेश जी, ये भी तो बता दीजिए कितने मजदूरों की मौत हुई है ट्रेन में सफर करते वक्त। मैं ये कह रहा हूं, ये भी तो बता दीजिए, या बखानी करते रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे। उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की और 20 लाख करोड़ की घोषणा करके इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखने की, इस संकट की घड़ी से उभारने का प्रयास जो है वो प्रधानमंत्री जी ने किया और मुख्यमंत्री जी भी उस सारी प्रोसेस को फॉलो करते हुए और उसके साथ साथ सभी लोगों की चिंता कर रहे हैं। आज मैंने पहले भी कहा कि उद्घाटन शिलान्यास तो हो ही रहे हैं, साथ में कई योजनाओं की शुरुआत कर रही है। कई लोगों को डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर जो है वो भी लाभार्थियों के रूप में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार सजग है और इस सारी लड़ाई को ठीक से लड़ रही है। ठीक, अर्थव्यवस्था की आपने बात की, अर्थव्यवस्था के बारे में बीजेपी से ज्यादा अच्छे से कौन जान सकता है उमेश जी। चलिए ठीक, राजेश धर्माणी हमारे साथ जुड़े। राजेश जी, बहुत सारे मुद्दों को लेकर बात रखी, बीजेपी की तरफ से रखी गई, क्या कहना चाहेंगे? अर्थव्यवस्था को लेकर भी बात कही, व्यवस्था को लेकर बात कही कि लॉकडाउन में बहुत बेहतरीन व्यवस्था की गई। और राजेश जी, एक आपसे और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बात तो ठीक है, इस बात का जवाब दीजिए कि आप सत्र को हंगामेदार क्यों बना रहे हैं? जनता का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप नहीं चाहते कि ठीक तरीके से काम हो? विधानसभा सत्र किस लिए होता है? जनता के हक में काम करते हैं ना, तो आप तो खुद हंगामेदार सत्र बना रहे हैं। एक साथ में 4-5 प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप एक एक प्रश्न पूछें, उसका जवाब देंगे। पहले जो उमेश जी ने मेरे से बात पूछी है या हमारे सामने बात रखी है, ये लॉकडाउन को जस्टिफाई करने की बात करें। हम ये कह रहे हैं कि दो चीजें अलग अलग हैं। पहले है कि अनप्लैंड, बिना पूर्व सूचना के अचानक जो लॉकडाउन लगाया गया, उससे बहुत सारी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ा। और ऐसा नहीं है कि सरकार के पास समय नहीं था। 30 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से कोरोना को हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। तो उसके बाद से लेकर आपके पास 20-21 मार्च तक जो काफी समय था, लेकिन सरकार सोई रही और जो मेगा इवेंट थे नमस्ते ट्रंप का, उसमें व्यस्त रही, सरकारों को गिराने में व्यस्त रही और विधायकों की खरीद फरोख्त में व्यस्त रही। इसलिए ध्यान जो कोरोना महामारी की तैयारी के लिए होना चाहिए था, उस तरफ ध्यान नहीं था और बेकार की चीजों में उलझे रहे और उसी वजह से लोगों के सामने ये समस्याएं आई हैं। और जहां तक पैकेज की बात है, 20 लाख करोड़ का पैकेज सुन के बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आज अगर हम देखते हैं जो प्रभावित लोग हैं, आप टूरिज्म सेक्टर में देख लें, जिनका सीधे तौर पे रोजगार छिन गया है। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के जो एम्प्लॉइज थे उनका देख लें या टीचर्स का देख लें, अब प्राइवेट बसें चलाते हैं उनके जो एम्प्लॉइज थे उनकी हालत देख लें। राजेश जी, और इसी तरह से कई समझ गए सारी बात। अब इस बात का भी जवाब दे दीजिए कि विधानसभा को हंगामेदार क्यों बना रहे हैं, जनता का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, लाइन पे क्यों लेके आए? अब 20 लाख करोड़ रुपए से 20 रुपए भी इनको नहीं मिला। आपने पैकेज किसको दिया? बड़े बड़े उद्योगपतियों को पैकेज दिया और उनके टैक्स माफ किए गए, उनको सुविधाएं दी गई। 8 करोड़ से अधिक महिलाओं को उनके खाते में पैसा आया, 12 करोड़ से ज्यादा। उमेश जी, राजेश जी, हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आप दोनों ने अपने विचार रखे सामने, जनता के सामने। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा को हंगामेदार क्यों बनाया जा रहा है? अगर बात रखनी है तो आप प्यार से भी आलोचना कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आलोचना कर सकते हैं, लेकिन ये बात हमें सारे नेताओं को नहीं भूलनी चाहिए, सारे सियासतदानों को नहीं भूलनी चाहिए कि आप विधानसभा सत्र को, कार्यवाही को आगे लेकर जा रहे हैं। जनता के पैसे से वो चलती है, तो कम से कम विधानसभा में काम होना चाहिए। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।